दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 1 और इस यूनिट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन और इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, पैरेलल और कोइवोल्यूशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय के साथ जब किसी स्पीसीज़ के जेनेटिक में चेंजेस हो, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता है और स्पीसीज़ के जीन में चेंजेस आते हैं, उसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। अगर मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल दूं तो आप सभी जानते हैं कि मानव की जो ओरिजिन हुई है वो हुई है मंकी से। तो अगर देखा जाए तो मंकी से लेकर ह्यूमन के बीच के जो क्रोमोसोम नंबर के चेंजेस हैं वो लगभग 44 से 48 के बीच होते हैं। जैसे चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम, गोरिल्ला में 48, औरंगुटान में 48, गोल्डन मंकी में 44 और जो रहेसस मंकी है उनमें 42 और मानव में हम सभी जानते हैं कि 46 होता है। तो ये जो क्रोमोसोमल चेंजेस है ये आप देख रहे हैं अराउंड आपको आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हुआ जैसे मंकी से मानव बना, तो ये क्या है, एक प्रकार का इवोल्यूशन ही है। लेकिन अगर इवोल्यूशन को देखा जाए तो इवोल्यूशन इतना सिंपल नहीं है और सभी का इवोल्यूशन एक जैसा हो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इवोल्यूशन के लिए कुल 4 टाइप के पैटर्न दिए गए हैं। पहला है डाइवर्जेंट, दूसरा है कन्वर्जेंट, तीसरा है पैरेलल और चौथा है कोइवोल्यूशन। तो आइए इन 4 टाइप के इवोल्यूशन के पैटर्न को हम डिटेल से विथ एग्जांपल समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन एंसिस्टर, कहने का मतलब ये है कि एक कॉमन एंसिस्टर से डिफरेंट स्पीसीज बने हुए हैं और ये जो स्पीसीज बने हुए हैं खुद को इन्वायरमेंट के अनुसार एडॉप्ट किए हुए हैं, यानी कि उनके चारों तरफ जिस तरह का इन्वायरमेंट है उस तरह के उनमें कैरेक्टर्स और ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। इस कारण इसे एडाप्टिव रेडिएशन भी कहा जाता है। सिंपली आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, 2 और मोर स्पीसीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंसिस्ट्रल स्पीसीज, यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रजातियों का एक ही एंसिस्ट्रल यानी कि पैतृक प्रजाति से उत्पन्न होना कहलाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण ही बनते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर या फिर होमोलॉगस ऑर्गन्स होते क्या है, ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, यानी कि इनके अगर एनाटॉमी को देखें तो इनके स्ट्रक्चर सेम होंगे लेकिन फंक्शन जो होंगे वो अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ह्यूमन, कैट, हॉर्स, बैट और डॉल्फिन, अगर इनकी एनाटॉमी देखें यानी कि अगर इनके बोन के पैटर्न को देखें तो ह्यूमस, रेडियस अल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स, इन सबों का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप फंक्शन देखें तो सभी के फंक्शन अलग अलग है। मानव के हाथ पकड़ने या फिर कोई चीज़ों को होल्ड करने, इन सबों में काम देते हैं। कैट के चलने, हॉर्स के दौड़ने, बैट के उड़ने, डॉल्फिन के तैरने, मतलब फंक्शन सभी के अलग है लेकिन स्ट्रक्चरली देखा जाए एनाटॉमिकली इनके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी दिखती है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का अगला जो बेस्ट एग्जांपल है वो है डार्विन फिंचेस। तो डार्विन ने गैलापागोस एक आइलैंड है, वहाँ पर फिंचेस बर्ड के बारे में जो इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में उन्होंने बताया। अब ये कैसे हुआ आइए मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। जो गैलापागोस आइलैंड है ये अनेक छोटी छोटी आइलैंड से मिलकर बना है। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे आइलैंड बना रहा हूँ। तो मोर देन 20 टाइप के आइलैंड थे और कुछ मेजर थे, कुछ माइनर थे। तो साउथ अमेरिका में जो फिंचेस बर्ड थी उनकी जो एंसिस्टर थी, यानी कि जो फिंचेस बर्ड हैं उनके जो पूर्वज थे वो साउथ अमेरिका से किसी कारणवश, जैसे कोई डिजास्टर हुआ होगा या कुछ ऐसे वहाँ पे चेंजेस हुए होंगे, तो वहाँ से माइग्रेट होकर आए गैलापागोस आइलैंड पर। तो गैलापागोस आइलैंड पे जब वे पहुँचे तो वहाँ पर पहले से तो कोई स्पीसीज़ थे नहीं। अब कोई स्पीसीज़ नहीं थे तो वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं था। अब कोई स्पीसीज़ नहीं थे तो वहाँ पर स्पेस भी बहुत ज़्यादा था। इस वजह से वहाँ पर कंपटीशन न होने की वजह से वहाँ पर खाने पीने के लिए और रहने के लिए रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा थे। तो जिस वजह से ये जो साउथ अमेरिका से फिंचेस आए थे इनको वापस जाने का कोई रीज़न नहीं समझ में आया। मतलब कि जब सब सुविधाएं यहाँ पर थी तो ये फिंचेस वापस वहाँ पर क्यों जाएंगे। तो
जो बर्ड फिंचेस थी, जब उनको हर सुविधाएं, यहाँ की रिसोर्सेज, स्पेस, कंपटीशन ना हो, तो सभी सुविधाएं जब यहाँ पर मिल रही थी तो वो वापस साउथ अमेरिका क्यों जाती, इसलिए वो वापस वहाँ पर नहीं गए। तो इस प्रकार इनिशियली जो फिंचेस बर्ड थे वो सभी जो गैलापागोस आइलैंड थे वहाँ पर वे ऑक्यूपाई हो गए, यानी कि वहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से कवर कर लिया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे आइलैंड है ये आपको गैलापागोस आइलैंड पे ही दिखेंगे, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि ये जो फिंचेस बर्ड थे, अब ये क्या किए कि जिस आइलैंड पे थे वहाँ पर तो कोई कंपटीशन था नहीं, रिसोर्सेज थे, तो यहाँ की जो फिंचेस बर्ड थी दूसरे वाले आइलैंड पे नहीं गए, या दूसरे वाले आइलैंड से जो फिंचेस थी वापस इस आइलैंड पे नहीं आए, या फिर यहाँ इस आइलैंड के जो फिंचेस थी वो किसी दूसरे आइलैंड पे नहीं गए। कहने का मतलब कि जो फिंचेस जिस आइलैंड पे थे वहीं पर रह गए, यानी कि कोई भी फिंचेस बर्ड किसी दूसरे आइलैंड पर मूव करने की कोशिश नहीं की। तो इस वजह से इनके बीच इंटरब्रीडिंग नहीं हुई, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन था, यानी कि एक ही तरह के स्पीसीज आपस में क्या कर रहे थे, रिप्रोड्यूस कर रहे थे, कोई दूसरा स्पीसीज जाकर एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं कर रहा था। अब इस वजह से अलग अलग आइलैंड पर अलग अलग प्रकार के स्पीसीज थे, और इस तरह से यहाँ पर हो गया स्पेसिएशन। तो जो आज के समय गैलापागोस जो आइलैंड है उसमें जो बर्ड फिंचेस देखने को मिलते हैं, उनमें जो बदलाव हुआ है उनके चोंच में हुआ है, उनके बीक में हुआ है। और ये बीक में चेंजेस किस आधार पे हुए हैं कि वहाँ पर किस तरह के फूड अवेलेबल है, उस फूड के अकॉर्डिंग उनके बीक में चेंजेस हुए। तो इस तरह बीक में जो चेंजेस हुए वो निर्भर करते हैं कि वहाँ पर उस एरिया में किस तरह के फूड अवेलेबल है। तो इस तरह से ये जो चेंज आया, ये चेंज कहलाया एडॉप्टेशन। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो चेंजेस हुआ है एक एंसेस्टर से होकर आया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर है इसमें डाइवर्जन हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस आयरलैंड के जो कैरेक्टर है वो अलग है, इस आयरलैंड के जो कैरेक्टर है अलग है, इस आयरलैंड के जो कैरेक्टर है वो अलग है। तो इस तरह से जब एक पॉइंट से कोई चेंजेस होते हैं, यानी कि डाइवर्स होती है, तो उसे हम बोलते हैं रेडिएट या फिर रेडिएशन। तो यहाँ पर जो चेंजेस हुआ वो हुआ एडाप्टेशन की वजह से, इसलिए इसे हम बोलते हैं एक अलग नाम देंगे, इसका नाम देंगे एडाप्टिव रेडिएशन। तो फिंचेस का ये जो एग्जाम्पल है एक तरह से एडेप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का थर्ड एक और बेस्ट एग्जाम्पल है, वो है मानव का और एप्स का, यानी कि मानव और कपी का जो इवोल्यूशन। तो मानव और कपी का इवोल्यूशन देखा जाए तो एक कॉमन एंसेस्टर प्राइमेट से हुआ है। अब चलते हैं सेकंड टाइप के इवोल्यूशन पैटर्न की ओर, जो कि है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी एक प्रकार का इवोल्यूशन का टाइप है जिसमें कि अलग अलग ओरिजिन वाले जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अलग अलग ओरिजिन वाले जो जातियां हैं, उनमें क्या होती है कि एक जैसी सिमिलरिटी देखने को मिलती है, यानी कि उनके एंसेस्टर अलग हैं लेकिन उनके जो कैरेक्टर हैं उनमें आपको समानता देखने को मिलती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कि ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है लेकिन उनके फंक्शन में आपको सिमिलरिटी देखने को मिलती है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर या फिर एनालॉगस इवोल्यूशन। इसका पहला बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रीमलाइन्ड शेप ऑफ शार्क एंड डॉल्फिन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शार्क है ये एक प्रकार का कार्टिलेजिनस फिश है, जबकि डॉल्फिन एक प्रकार का मैमल है। मतलब कि दोनों ही देखा जाए तो अनरिलेटेड स्पीसीज़ हैं, बट आपको यहाँ पर सिमिलरिटी एक देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी कि दोनों ही वाटर में तैरने के लिए अनुकूल होते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का सेकंड जो बेस्ट एग्जांपल है वो है विंग्स ऑफ बर्ड्स, बैट एंड फ्लाइज। तो यदि आप चमगादड़, पक्षी और कीटों के विंग्स को देखेंगे तो इनके विंग्स के स्ट्रक्चर में आपको चेंजेस दिखेंगे, लेकिन अगर फंक्शन देखें तो सभी के फंक्शन क्या है, सेम है। यानी कि ये अलग अलग स्पीसीज़ है लेकिन इनके जो फंक्शन है उनके फंक्शन में सिमिलरिटी है। वहीं प्लांट के केस में अगर आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल देखें तो आपको जो कांटे दिखाई देती हैं ये एक तरह से पत्तियों और थ्रोन्स के मॉडिफाइड रूप है। आप इसे एग्जांपल ऑफ होमोप्लेसी भी
कह सकते हैं। चलते हैं इवोल्यूशन पैटर्न के थर्ड टाइप की ओर, जो कि है पैरेलल इवोल्यूशन। तो पैरेलल इवोल्यूशन में होता क्या है कि इनमें एक कॉमन एंसेस्टर होगा और इससे दो अलग अलग स्पीसीज़ बनेंगे, लेकिन इन दोनों स्पीसीज़ के जो कैरेक्टर है वो आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जो प्लेसेंटल मैमल है और जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन मैमल है, इन दोनों में आपको पैरेलल इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें कंगारू की, जो कि एक मार्सुपियन मैमल्स है, जिसके पास एक थैली होती है, मार्सुपियन पाउच होती है, जिसमें कि अपने प्री मैच्योर बच्चे को रखता है। वहीं अगर हम बात करें प्लेसेंटल मैमल की, तो उसमें आता है ह्यूमन। तो इन दोनों का अगर देखा जाए तो इवोल्यूशन एक तरह से पैरेलल इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं को इवोल्यूशन की। तो को इवोल्यूशन में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक स्पीसीज एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या कहते हैं, प्रभावित करते रहते हैं। तो इस तरह के इवोल्यूशन को हम बोलते हैं को इवोल्यूशन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कोई पैरासाइट है, ठीक है, और पैरासाइट होस्ट के ऊपर है। अब होता क्या है कि होस्ट इस तरह से अपने अंदर चेंज लाए कि पैरासाइट उसके अंदर न रह सके, लेकिन पैरासाइट भी ऐसे चेंजेस अपने अंदर लाता है कि वो होस्ट के अंदर रह सके। यानी कि दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ है और दोनों ही अपने में चेंजेस ला रहे हैं। यानी कि होस्ट अपने में चेंजेस ला रहा है और उसी के साथ साथ पैरासाइट भी जो है वो भी अपने में चेंजेस ला रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कोइवोल्यूशन इज लाइकली टू हैपन व्हेन डिफरेंट स्पीसीज हैव क्लोजर इकोलॉजिकल इंटरेक्शन विथ वन अनदर। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पैरासाइट और जो होस्ट है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि जो होस्ट है पैरासाइट के अनुसार अपने में चेंजेस ला रहा है, बदले में पैरासाइट भी अपने अंदर चेंजेस ला रहा है। दूसरा एग्जांपल है पोलिनेशन एंड प्लांट्स। तो जैसा कि कुछ पौधे क्या है कि पोलिनेशन को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पंखुड़ियों को बढ़ा देते हैं, कलरफुल कर लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है प्रीडेटर्स एंड प्रे, यानी कि जो शिकारी है वो शिकार करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाता है और बदले में जो शिकार है शिकारी से बचने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाता है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल थे को इवोल्यूशन के। तो यहाँ पर मैं आपको डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल इन तीनों में डिफरेंस समझा देता हूँ। डाइवर्जेंट में क्या होता है, एक कॉमन एंसेस्टर से दो डिफरेंट स्पीसीज बनते हैं, जबकि वहीं अगर हम बात करें कन्वर्जेंट की, तो कन्वर्जेंट में दोनों के एंसेस्टर अलग अलग होते हैं, लेकिन जो नए स्पीसीज बनते हैं उनके कैरेक्टर में समानता होती है। वहीं अगर हम बात करें पैरेलल इवोल्यूशन की, तो इनमें दोनों के जो एंसेस्टर होते हैं वो कॉमन होते हैं और इनके जो कैरेक्टर भी होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। आई होप कि आपको तीनों में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है ये ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।